चलिए आज पैसे की साइकोलॉजी पर गहराई से उतरते हैं। हम सब ने कभी ना कभी कोई ऐसा फाइनेंशियल फैसला लिया है जिसे देखकर बाद में सोचते हैं मैंने ये क्या सोच के किया था। हाँ बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या हम सच में सोचकर फैसले लेते हैं या हमारा दिमाग ही हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। और ज्यादातर समय वो खेल ही रहा होता है। आज इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास 3 बहुत ही अलग अलग तरह के स्रोत हैं। एक है एकेडमिक दुनिया से, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल इम्पैक्ट का एक रिसर्च पेपर। काफी दिलचस्प पेपर है। हाँ, जो बताता है कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे शॉर्टकट हैं जिन्हें कॉग्निटिव बायस कहते हैं, जो हमें पैसे के मामले में मतलब बेवकूफ बना देते हैं। सही बात है। दूसरा स्रोत है टी हार्व एकर की मशहूर किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड का सारांश, जो दौलतमंद लोगों की सोच के राज खोलती है। और इन सबको भारत की जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल फ्रेंड का एक ब्लॉग पोस्ट है। बिल्कुल, जो पैसे से जुड़े हमारे सबसे बड़े मिथकों का पर्दाफाश करता है। और आज हमारा मकसद सिर्फ इन स्रोतों को एक एक करके समझना नहीं है, बल्कि इनके धागों को आपस में बुनना है। हम ये देखेंगे कि रिसर्च पेपर में बताए गए दिमागी जाल यानी बायसेस कैसे उन मिथकों को जन्म देते हैं जिन पर हम भारतीय आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और फिर एकर की किताब से हम वो मानसिकता उधार लेंगे जो इन जालों को तोड़ने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। तो सवाल ये है, हमारा दिमाग हमारा दुश्मन क्यों है और हम इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त कैसे बना सकते हैं? चलिए तो फिर दिमाग की इन्हीं गड़बड़ियों से शुरू करते हैं। रिसर्च पेपर कहता है कि हम खुद को बहुत लॉजिकल समझते हैं, खासकर पैसे के मामले में। हाँ, सबको यही लगता है। लेकिन असल में हम इमोशंस और दिमागी शॉर्टकट के एक तरह से गुलाम हैं। इन्हें ही कॉग्निटिव बायस कहा गया है। ये दिमाग के ऐसे शॉर्टकट हैं जो हमें बिना सोचे समझे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल। और यहीं से बिहेवियरल फाइनेंस की पूरी फील्ड शुरू होती है। पुराने इकोनॉमिक मॉडल्स मानते थे कि इंसान एक कैलकुलेटर की तरह है, हमेशा अपने फायदे का सोचेगा। हाँ, एक रैशनल बीइंग। लेकिन बिहेवियरल फाइनेंस कहता है नहीं, इंसान है, मशीन नहीं। हमारे फैसले डर, लालच और सामाजिक दबाव से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो चलिए सबसे आम और शायद सबसे ताकतवर बायस की बात करते हैं, जिसके बारे में जर्नल में लिखा है लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन, हाँ। इसका सीधा सा मतलब है कि 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। हमारा दिमाग प्रॉफिट से ज्यादा लॉस पर फोकस करता है। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर इसके नतीजे बहुत खतरनाक है। इसी लॉस अवर्जन की वजह से निवेशक अक्सर घाटे वाले स्टॉक को पकड़े रहते हैं। अच्छा। दिमाग कहता है अगर आज बेच दिया तो नुकसान पक्का हो जाएगा, शायद कल मार्केट ऊपर चला जाए। वो उस घाटे को कागज पर स्वीकार ही नहीं करना चाहते, तो वो बस इंतजार करते रहते हैं। हाँ, इसे डिस्पोजिशन इफेक्ट कहते हैं। और इसी शायद के चक्कर में छोटा सा घाटा एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। लेकिन क्या ये हमेशा गलत होता है? कई बार कंपनियां वापस भी तो करती हैं। एक निवेशक को कैसे पता चलेगा कि वो उम्मीद कर रहा है या सिर्फ घाटा स्वीकार करने से डर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका फर्क फंडामेंटल एनालिसिस में है। क्या कंपनी के हालात सच में सुधर रहे हैं? क्या कोई नई वजह है जिससे स्टॉक ऊपर जा सकता है? या सिर्फ एक झूठी उम्मीद है? बिल्कुल। या आप सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आप उस कीमत पर वापस जाना चाहते हैं जिस पर आपने खरीदा था। अगर जवाब दूसरा वाला है तो ये लॉस अवर्जन है, उम्मीद नहीं। आप अपने इमोशन से फैसला ले रहे हैं, बिजनेस की हकीकत से नहीं। समझ गया। दूसरा बड़ा बायस है हर्ड बिहेवियर, यानी भेड़चाल। हाँ, ये तो बहुत आम है। जब सब एक तरफ भाग रहे हो तो हमें लगता है कि वही सही रास्ता होगा। ये फूमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से सीधे जुड़ा है, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। और हमने इसे बार बार देखा है, चाहे वो 2000 का .com बबल हो या हाल का क्रिप्टो करेंसी का क्रेज। हाँ, क्रिप्टो करेंसी तो एक बेहतरीन उदाहरण है। जब कोई चीज तेजी से ऊपर जाती है तो लॉजिक पीछे छूट जाता है और सब उस ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ छोटे मोटे निवेशकों की समस्या नहीं है, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी इसका शिकार होते हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ इसे ग्रुप थिंक कहते हैं। कोई भी अकेला खड़ा नहीं दिखना चाहता, भले ही पूरी भीड़ चट्टान की तरफ क्यों ना भाग रही हो। तो ये तो हुई दिमाग की वो गड़बड़ियां जो हमें गलत रास्ते पे ले जाती हैं। ये जानना ही अपने आप में थोड़ा डरावना है कि हमारा दिमाग हमें धोखा देने के लिए बना है। लेकिन क्या सिर्फ इन गड्ढों से बचना काफी है? टी आर वेकर की किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड कहती है कि नहीं,
हमें सिर्फ बचना नहीं बल्कि एक अलग तरह की सड़क ही बनानी होगी। बिल्कुल। एकर का सबसे बड़ा आइडिया है मनी ब्लूप्रिंट का। वो कहते हैं कि हम सबके दिमाग में पैसे को लेकर एक प्रोग्रामिंग है जो बचपन से तय हो जाती है। बचपन से? हाँ, हमने अपने माँ बाप को पैसे के बारे में क्या कहते सुना, पैसा पेड़ पर नहीं उगता या पैसे वाले लोग लालची होते हैं। हमने उन्हें पैसे को कैसे मैनेज करते देखा। क्या वो हमेशा लड़ते थे या शांति से प्लान करते थे? अच्छा। ये सब मिलकर हमारा अवचेतन मनी ब्लूप्रिंट बनाते हैं, और जब तक हम इस ब्लूप्रिंट को नहीं बदलते तब तक कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस काम नहीं करेगी। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, लेकिन क्या हम सच में अपने बचपन की प्रोग्रामिंग के इतने गुलाम हैं? कैसे बदलना वाकई मुमकिन है या ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात है? एकर मानते हैं कि ये मुमकिन है, लेकिन इसका पहला कदम है जागरूकता। ये मानना कि हाँ, मेरे अंदर एक पुरानी प्रोग्रामिंग है जो शायद आज मेरे लिए काम नहीं कर रही। पहले मानना होगा कि कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल। एक बार जब आप उसे पहचान लेते हैं तब आप उसे बदलने के लिए सचेत प्रयास कर सकते हैं। एक अमीर और गरीब लोगों की सोच में 17 फर्क बताते हैं जिन्हें वो वेल्थ फाइल्स कहते हैं। उनमें से एक मेरे दिमाग में अटक गई है, वेल्थ फाइल #1। कौन सी? अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ, जबकि गरीब लोग मानते हैं जिंदगी मेरे साथ होती है। मतलब जिम्मेदारी लेना बनाम विक्टिम बने रहना। हाँ, ब्लेम गेम खेलना। एक और मजाक में ऐसे लोगों को क्रैप मैग्नेट कहते हैं, यानी एक ऐसा चुंबक जो सिर्फ बुरी चीजों को ही अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि वो हमेशा शिकायत करते रहते हैं। और ये सीधे तौर पर एक्शन लेने से जुड़ा है। एक और बहुत जरूरी फर्क है वेल्थ फाइल #2। अमीर लोग जीतने के लिए पैसे का खेल खेलते हैं, जबकि गरीब लोग ना हारने के लिए खेलते हैं। ना हारने के लिए मतलब? उनका लक्ष्य होता है सर्वाइवल और सिक्योरिटी। अगर किसी का मकसद सिर्फ इतना है कि बस बिल भरने लायक पैसे आ जाएं, तो यूनिवर्स उसे उतना ही देगा, 1 रुपया ज्यादा नहीं। ये एक रक्षात्मक मतलब डिफेंसिव सोच है, जबकि दौलत बनाने के लिए आक्रामक ऑफेंसिव सोच चाहिए। अरे वाह, ये ना हारने के लिए खेलना वाली बात तो सीधे लॉस अवर्जन से जुड़ती है। बिल्कुल। देखा आपने कनेक्शन? हाँ, हम प्रॉफिट कमाने से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि कहीं लॉस ना हो जाए, और इसी चक्कर में हम बड़े मौके गवा देते हैं। एकदम सही कनेक्शन है। और एक आखिरी वेल्थ फाइल जो इस पूरी चर्चा को एक साथ लाती है वो है वेल्थ फाइल नंबर 13। बताइए। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी सैलरी पर। सैलरी पर? हाँ, सैलरी आपको जिंदा रखती है, लेकिन नेटवर्थ आपको आजादी देती है। नेटवर्थ का मतलब है आपके पास कुल कितनी संपत्ति है, निवेश, प्रॉपर्टी, बिजनेस, और उसमें से आपकी देनदारियां मतलब लोन कितनी है। अच्छा। जब तक सोच महीने की तनख्वाह से हटकर कुल संपत्ति बनाने पर नहीं आएगी, तब तक वित्तीय आजादी एक सपना ही रहेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 बड़े आइडिया हैं। एक, हमारा दिमाग हमें लॉस अवर्शन और हर्ट बिहेवियर जैसे जालों में फंसाता है, और दूसरा, इससे निकलने का रास्ता है अपनी सोच, अपने मनी ब्लूप्रिंट को बदलना, जिम्मेदारी लेना, जीतने के लिए खेलना और नेटवर्थ पर फोकस करना। बिल्कुल। अब इन दोनों लेंस से भारत की जमीनी हकीकत को देखते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रेंड का ब्लॉग पोस्ट हमें दिखाता है। पोस्ट की शुरुआत ही एक चौंकाने वाले आंकड़े से होती है कि भारत में घरेलू बचत 47 साल के सबसे निचले स्तर पर है। 47 साल? ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, लोग बचा कम रहे हैं और कर्ज ज्यादा ले रहे हैं। और ब्लॉग के मुताबिक इस संकट की जड़ में पैसे से जुड़े कुछ बहुत पुराने और गहरे मिथक हैं। चलिए पहले मिथक की बात करते हैं। कौन सा? फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी और सेविंग्स अकाउंट दौलत बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। अरे ये तो हमारे देश का राष्ट्रीय निवेश मंत्र है। हर माँ बाप अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, तो फिर ब्लॉग इसे एक मिथक क्यों कह रहा है? क्योंकि गणित झूठ नहीं बोलता। मान लीजिए एफडी पे आपको 7% का ब्याज मिलता है। ठीक है। 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो टैक्स के बाद ये बचा सिर्फ 4.9%। हाँ। अब असल महंगाई दर को देखिए, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने पीने जैसी चीजों को मिलाकर आराम से 8-10% है। इसका मतलब है कि हर साल एफडी में रखा आपका पैसा असल में 3 से 5% की दर से अपनी खरीदने की ताकत खो रहा है। मतलब पैसा बढ़ तो रहा है, लेकिन उसकी कीमत घट रही है। बिल्कुल। लेख में एक जबरदस्त उदाहरण है। 2016 में 1 लाख रुपए से आप जितना सोना या घर का सामान खरीद सकते थे, 2026 में वही 1 लाख रुपए एफडी में बढ़कर 1.87 लाख हो गए। तो पैसा तो लगभग डबल हो गया। हाँ, लेकिन उन 1.87 लाख रुपए से आप 2016 के मुकाबले लगभग 45% कम सामान खरीद पाएंगे। ये एक धीमा जहर है जो दिखता नहीं।
और लोग इसमें क्यों फंसे रहते हैं? क्योंकि यहाँ लॉस अवर्जन काम कर रहा है। उन्हें मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट खोने का डर है। उन्हें 1.87 लाख दिख रहा है, उसकी घटती हुई कीमत नहीं। और ये एंकर की ना हारने के लिए खेलना वाली मानसिकता भी है। हाँ, एफडी हारने से बचाती है, लेकिन वो आपको कभी जीतने नहीं देगी। ये सिक्योरिटी है, दौलत नहीं। अगला मिथक भी उतना ही मजबूत है। सोना और रियल एस्टेट हमेशा एक स्मार्ट निवेश होता है। ये हमारी संस्कृति में रचा बसा है। हाँ, ये तो हर्ड बिहेवियर का क्लासिक केस है। हमारे दादा परदादा ने किया, हमारे माँ बाप ने किया, तो हम भी कर रहे हैं। सवाल ही नहीं उठाते क्यों। और लेख इसी पर सवाल उठाता है। हाँ। वो कहता है कि हम इसके छिपे हुए खर्चों को नजरअंदाज कर देते हैं। रियल एस्टेट में रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, और अगर खाली पड़ा है तो उसकी लागत। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों में लिक्विडिटी नहीं है। मतलब जरूरत पड़ने पर आप इन्हें तुरंत कैश में नहीं बदल सकते। आप घर का एक कमरा या सोने के हार का एक टुकड़ा नहीं बेच सकते। सही बात है। ये अच्छे निवेश हो सकते हैं, पर हमेशा नहीं। और सिर्फ यही निवेश करना स्मार्ट नहीं है। और अब आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे खतरनाक मिथक पर। मैं भी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचने के लिए बहुत छोटा हूँ। उफ, ये वाला तो। ये तो आजकल की युवा पीढ़ी का तकिया कलाम बन गया है। और ये एक बहुत महंगी गलती है। ब्लॉग में प्रिया और राहुल का एक उदाहरण है जो आंखें खोल देता है। प्रिया 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए का निवेश शुरू करती है। ठीक है, 25 की उम्र में 5,000। राहुल थोड़ा इंतजार करता है और 35 की उम्र में निवेश शुरू करता है, लेकिन वो प्रिया से दोगुना यानी 10,000 रुपये महीने का निवेश करता है। तो राहुल ज्यादा पैसा लगा रहा है, बस 10 साल देर से। हाँ, अब 45 साल की उम्र में देखते हैं क्या होता है। दोनों ने अपनी जेब से बराबर रकम निवेश की होती है, 12 लाख रुपए। दोनों ने बराबर डाला पैसा। हाँ, लेकिन प्रिया का पैसा ज्यादा समय तक काम कर रहा था। नतीजा, प्रिया के पास राहुल से 26 लाख रुपए ज्यादा होते हैं। क्या 26 लाख? जी हाँ, ये कंपाउंडिंग की ताकत है, जहां आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता है। इस खेल में पैसा कितना लगा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितना समय दे रहे हैं। जो जल्दी शुरू करता है वो जीतता है। बिल्कुल। वाह, ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। राहुल ने डबल पैसा लगाया, फिर भी वो इतना पीछे रह गया। समय सच में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। और इस मिथक के पीछे भी वही दिमागी शॉर्टकट है। हमारा दिमाग भविष्य के बड़े फायदे से ज्यादा आज के छोटे सुख को तरजीह देता है। आज की पार्टी ज्यादा जरूरी लगती है। हाँ, रिटायरमेंट बहुत दूर की बात लगती है, जबकि आज वो 5,000 रुपए खर्च करना ज्यादा आकर्षक लगता है। तो आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने एक पूरा चक्कर काटा है। हमने अपने दिमाग के उन अदृश्य जालों को समझा जो हमें तर्कहीन बनाते हैं, जैसे लॉस अवर्जन और भेड़ चाल। फिर हमने टी हार्वेकर की किताब से अपनी सोच को बदलने के तरीके सीखे। विक्टिम बनने के बजाय जिम्मेदारी लेना और सैलरी की जगह नेटवर्थ पर फोकस करना। और आखिर में हमने इन सभी विचारों का इस्तेमाल भारत में फैले एफडी, गोल्ड और रिटायरमेंट जैसे बड़े मिथकों को तोड़ने के लिए किया। सार ये है कि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कौन सा निवेश अच्छा है। बिल्कुल नहीं। पहले ये समझना होगा कि हम गलत फैसले क्यों लेते हैं, मतलब वो बायसेस, और फिर उस सोच को बदलना होगा जो हमें उन गलत फैसलों की तरफ धकेलती है, यानी माइंडसेट। हाँ, जैसा कि एकर की किताब कहती है, जागरूकता ही पहला कदम है। ये जानना कि समस्या कहाँ है, समाधान की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने दो तरह के समाधानों की बात की। एक बाहरी, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स या रोबो एडवाइजर्स जो आपको लॉजिकल सलाह देते हैं, और दूसरा अंदरूनी, यानी अपनी सोच और अपने मनी ब्लूप्रिंट को बदलना। हाँ, लेकिन सोचिए, जब इन दोनों में टकराव हो तो क्या होगा? अगर एक रोबो एडवाइजर आपको वो स्टॉक बेचने की सलाह दे जिससे आप इमोशनली जुड़े हुए हैं, तो कौन जीतेगा? आपका तर्क या आपका बचपन का मनी ब्लूप्रिंट? असली लड़ाई सही टूल चुनने की है या अपने दिमाग के अंदर बैठे उस पुराने प्रोग्राम को हराने